डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड साइटोकाइंस। ये कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो इम्यून सिस्टम के दौरान सिक्रीट होते हैं और अन्य कोशिकाओं को ये प्रभावित करते हैं और प्रतिरक्षा विज्ञान में ये बहुत ज़्यादा काम में आते हैं। साइटोकाइंस आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स, यानी या तो प्रोटीन होगी या शॉर्ट पेप्टाइड्स होंगे जिनमें कुछ कम अमीनो एसिड्स की संख्या होती है, कुछ लिमिटेड अमीनो एसिड्स की संख्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, या ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसी प्रोटीन या ऐसे पेप्टाइड्स जिन पे कार्बोहाइड्रेट ग्रुप भी जुड़ा हो। तो ये प्रोटीन्स भी हो सकती हैं जिनमें लार्ज पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हो, या फिर शॉर्ट पेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या कुछ ऐसी प्रोटीन्स या पेप्टाइड्स हो सकते हैं जिन पर कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। दैट आर सिक्रीटेड बाय स्पेसिफिक सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। प्रतिरक्षा विज्ञान की कुछ स्पेसिफिक कोशिकाएं साइटोकाइंस का सिक्रीजन करती हैं, उनका स्रावण करती हैं, और प्रतिरक्षा विज्ञान में या प्रतिरक्षा तंत्र के अंदर इनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। Cytokines are a category of signaling molecules that mediate and regulate immunity, inflammation and hematopoiesis. ये सिग्नल मॉलिक्यूल्स हैं, मतलब एक कोशिका से ये निकलते हैं और दूसरी कोशिकाओं पर इनके रिसेप्टर्स होते हैं। एक तो सेल्स होती है जिनसे ये निकल रहे हैं, जिनसे सिक्रीट हो रहे हैं, और दूसरी कोशिकाओं पर वो खुद की भी कोशिका हो सकती है या पास की कोशिका हो सकती है या ब्लड स्ट्रीम के द्वारा दूर जाकर के अलग जगह पर कोशिका हो सकती है जिन पर इनके रिसेप्टर्स उपस्थित होते हैं। उन रिसेप्टर से जुड़ करके ये उन कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। इम्यूनिटी में भी काम में आते हैं, ये इन्फ्लामेशन के दौरान भी सिक्रीट होते हैं, और ये हिमेटोपोइसिस यानी ब्लड सेल फॉर्मेशन की प्रोसेस के दौरान भी सिक्रीट होते हैं। जैसे कि कुछ ग्रोथ फैक्टर्स हैं, वो हिमेटोपोइसिस के दौरान काफ़ी आवश्यक होते हैं, उन सेल्स के बनने और उनके मैच्योरेशन या परिपक्वन के लिए काफ़ी आवश्यक होते हैं। तो ये इम्यूनिटी, इन्फ्लामेशन और हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस को रेगुलेट करने वाले केमिकल्स हैं। केमिकल्स मतलब प्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। पर्टिकुलर साइटोकाइन जो है वो 3 प्रकार से अपने एक्शंस को शो कर सकती है या तो ऑटोक्राइन मोड पर, या पैराक्राइन मोड पर, या एंडोक्राइन मोड पर। पहले हम बात करते हैं ऑटोक्राइन एक्शन। ऑटोक्राइन एक्शन का मतलब है जिसमें जो हमारी सेल है वो इस साइटोकाइन को प्रोड्यूस कर रही है, और वही सेल, उसी सेल की जो बाहर की सेल मेम्ब्रेन है, उस सेल मेम्ब्रेन पर उसी साइटोकाइन के रिसेप्टर्स उपस्थित हैं। वो साइटोकाइन उस रिसेप्टर से जुड़ती है और वो सेल फिर आगे जो भी उसकी प्रोसेस है, जो भी उसको काम करना है, वो काम को करेगी। तो ये साइटोकाइन रेगुलेट करती है। तो वही कोशिका उस साइटोकाइन को प्रोड्यूस भी कर रही है, उसी कोशिका से साइटोकाइन निकल रहा है, और जैसे वो बाहर निकलता है उसी कोशिका के सेल मेम्ब्रेन या कोशिका जो मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली है, उस झिल्ली पर क्या उपस्थित है, ग्राही या रिसेप्टर्स, और वो साइटोकाइन उस रिसेप्टर पर जुड़ते हैं और फिर वो सेल प्रोलिफरेशन का या कुछ भी मैच्योरेशन का जो भी उसका काम है, उस काम को वो संपन्न करती है। तो ऐसा मोड जो एक ही कोशिका के द्वारा हो, ऑटोक्राइन एक्शन बाय बाइंडिंग टू रिसेप्टर ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ द सेम सेल दैट सिक्रीटेड इट, मतलब वह सेम ही कोशिका है जो सिक्रीजन भी कर रही है और उसी पर रिसेप्टर्स जुड़ रहे हैं और उसके द्वारा वो रेगुलेट हो रहा है। तो ऐसा एक्शन क्या कहलाता है, ऑटोक्राइन एक्शन। पैराक्राइन एक्शन, जैसे अगर हम डायग्राम बना करके देखें, जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका के द्वारा साइटोकाइन सिक्रीट हो रहा है, ये साइटोकाइन मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर इसके जो सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इसके रिसेप्टर्स हैं। अब ये जो है इससे जुड़ेगा रिसेप्टर से, और रिसेप्टर से जुड़ने के बाद में जो भी इसकी प्रोसेस है प्रोलिफरेशन की, ये एक्टिवेट हो जाएगी। जैसे ये साइटोकाइन इस रिसेप्टर से जुड़ता है, ये कोशिका क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, और एक्टिवेट होकर के प्रोलिफरेट होगी या मैच्योर होगी, जो भी इसका काम है वो काम होगा। तो ऐसा मोड ऑटोक्राइन मोड कहलाता है। दूसरा है पैराक्राइन एक्शन, बाइंडिंग टू रिसेप्टर्स ऑन ए टारगेट सेल इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द प्रोड्यूसर सेल। दो प्रकार की कोशिकाएं हैं, एक टारगेट सेल है, एक प्रोड्यूसर सेल है, और दोनों बिल्कुल पास पास उपस्थित है, एकदम पास पास, क्लोज प्रॉक्सिमिटी, काफ़ी पास पास उपस्थित हैं। प्रोड्यूसर सेल साइटोकाइन को सिक्रीट कर रही है, टारगेट सेल
उस सेल पर रिसेप्टर्स उपस्थित हैं साइटोकाइन के। तो प्रोड्यूसर सेल जैसे ही साइटोकाइन सिक्रीट करेगी, वो साइटोकाइन जाएंगे पास में उपस्थित टारगेट सेल पर उसके रिसेप्टर उपस्थित होंगे। जैसे ही ये साइटोकाइन इस रिसेप्टर से जुड़ेगा, सेल एक्टिवेट हो जाएगी और जो भी प्रोसेस है वो रेगुलेट हो जाएगी। तीसरा मोड है एंडोक्राइन एक्टिविटी। हम एंडोक्राइन हार्मोन्स, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उसमें भी क्या होता है कि हार्मोन्स निकलते हैं और वो बहुत दूर ब्लड स्ट्रीम से काफ़ी दूर जाते हैं और अपना प्रभाव बहुत दूर जा करके दिखाते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी टारगेट सेल और प्रोड्यूसर सेल्स बहुत दूर दूर उपस्थित हैं एंडोक्राइन मोड में। एंडोक्राइन एक्टिविटी बाय ट्रैवलिंग थ्रू सर्कुलेशन एंड एक्टिंग ऑन टारगेट सेल्स इन डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी प्रोड्यूसर सेल्स और टारगेट सेल्स बहुत दूर दूर हैं। जो प्रोड्यूसर सेल्स है वो साइटोकाइन को सिक्रीट करेगी और वो ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा टारगेट सेल पर जाएगा, वहाँ के रिसेप्टर से जुड़ेगा और उनकी जो प्रोसेस है वो उसको रेगुलेट करेगा। Cytokines can regulate cellular activity in a coordinated interactive way due to the following attributes. चार प्रकार से साइटोकाइंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो शो करता है साइटोकाइन। एक तो प्लियोट्रॉफी का मतलब है कि एक ही प्रकार का साइटोकाइन कई प्रकार के फंक्शंस दिखा सकता है। वन साइटोकाइन हैज़ मैनी डिफरेंट फंक्शंस। एक ही प्रकार का साइटोकाइन जो है वो कई प्रकार के फंक्शंस शो कर सकता है। redundancy, several different cytokines can mediate the same or similar functions। मतलब बहुत सारे टाइप के जो अलग अलग साइटोकाइंस हैं वो सेम प्रकार का कार्य दिखाएं तो उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। अगर एक ही साइटोकाइन बहुत सारे काम दिखा रहा है तो उसको हम प्लियोट्रॉफी कहेंगे। अगर बहुत सारे साइटोकाइंस एक ही जैसे काम कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं या लगभग एक जैसे काम कर रहे हैं तो उनको हम रिडंडेंसी कहते हैं। सिनर्जिज्म occurs when the combined effect of the two cytokines on cellular activity is greater than the additive effects of individual cytokines। मतलब दो से ज़्यादा साइटोकाइंस हैं, अगर वो जुड़ कर के काम करते हैं तो उसको हम सिनर्जिज्म कहते हैं। मतलब एक काम को होने के लिए दो से ज़्यादा साइटोकाइंस की आवश्यकता है और वो सब मिल कर के जो काम कर रहे हैं वो एक इंडिविजुअल साइटोकाइन के एडिटिव इफेक्ट से ज़्यादा है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनर्जिज्म। दो से ज़्यादा जो साइटोकाइंस हैं वो किसी सेलुलर एक्टिविटी को करने के लिए उन दो से ज़्यादा साइटोकाइंस की आवश्यकता हो रही है, सिनर्जिज्म कहलाता है। एंटागोनिज्म, द इफेक्ट्स ऑफ वन साइटोकाइन इनहिबिट्स और ऑफसेट्स द इफेक्ट ऑफ अदर साइटोकाइन। एक साइटोकाइन तो कह रहा है कि सेल को प्रोलिफरेट होना है, सेल को बढ़ना है, सेल को ग्रोथ करना है, सेल की संख्या को बढ़ाना है, और दूसरा साइटोकाइन कह रहा है कि नहीं, सेल को एपोप्टोसिस में जाना है या सेल को मारना है या जो भी है, सेल को प्रोलिफरेट नहीं होना है। एक साइटोकाइन ट्यूमर को बढ़ावा दे रहा है और एक साइटोकाइन ट्यूमर को होने को रोक रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं एंटागोनिज्म। मतलब दो साइटोकाइन एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं तो उसे हम, एक काम कर रहा है दूसरा उसको बंद कर रहा है या निरोधक उसकी तरह निरोध कर रहा है, उसका विरोध कर रहा है, तो इसको हम एंटागोनिज्म कहेंगे। तो साइटोकाइंस क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स शो कर सकते हैं, प्लियोट्रॉफी, रिडंडेंसी, सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म। कुछ साइटोकाइंस की बात करें हम, इंटरल्यूकिन्स। ये ल्यूकोसाइट्स कोशिकाओं के द्वारा सिक्रीट होते हैं। The term interleukin has been used to describe a group of cytokines with complex immunomodulatory functions including cell maturation, cell proliferation, migration and adhesion. These cytokines also play an important role in immune cell differentiation and activation. कुछ ल्यूकोसाइट्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं और उनके मध्य काम करते हैं, इसलिए उनको इंटरल्यूकिन्स कहते हैं। ये इम्यून से रिलेटेड फंक्शंस शो करते हैं, जैसे कि सेल प्रोलिफरेशन, कोशिकाओं को प्रोलिफरेट करना, या कोशिकाओं को परिपक्वन में लाना, सेल को मैच्योर करना, या कोशिकाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचाना, माइग्रेशन करना, या एडिशन का काम करना। तो ये जो इम्यून सेल्स की कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं, बी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं, टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाएं हैं, उनके प्रोलिफरेशन, उनके मैच्योरेशन, उनके डिफरेंशिएशन और उनके एक्टिवेशन में महत्वपूर्ण रोल
प्ले करते हैं। कई प्रकार के इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो इम्यून सेल्स के प्रोलिफरेशन, मैच्योरेशन, डिफरेंशिएशन और एक्टिवेशन के लिए बेहद आवश्यक होते हैं। इंटरफेरॉन्स ये वर्ड इंटरफेयर से बना है। Interferons are named after their ability to interfere with viral replication within host cells. Interferons was identified by Isaacs and Lindemann. Interferons are currently classified into 3 groups: type 1, type 2 and type 3 interferon. इनको IFNB कहा जाता है शॉर्ट में। ये जैसे एक कोशिका जो वायरस से इन्फेक्ट हो गई है, अगर उस जो कोशिका वायरस से इन्फेक्ट हो गई है उनके द्वारा ये इंटरफेरॉन सिक्रीट किए जाते हैं। जैसे आसपास की जो कोशिकाएं हैं उनमें ये एबिलिटी उत्पन्न हो जाए कि वो उस वायरस को अपने अंदर ना आने दें। जो वायरस इन्फेक्टेड सेल है वो इंटरफेरॉन्स को सिक्रीट करती है आसपास की कोशिकाओं में उस वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए। इंटरफेरॉन्स को सबसे पहले आइसेक और लिंडेमान ने डिस्कवर किया था और ये 3 प्रकार के होते हैं: टाइप 1 IFN, टाइप 2 IFN और टाइप 3 IFN। ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर TNF ये भी साइटोकाइंस है जो कि सेल सर्वाइवल, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन और डेथ से रिलेटेड बहुत सारे फंक्शंस, जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं उनमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। TNF is secreted by inflammatory cells which may be involved in inflammation associated carcinogenesis. Tumor necrosis factors. Growth factors, which generally considered as a subset of cytokines, refer to the diffusible signaling proteins that stimulate cell growth, differentiation, survival, inflammation and tissue repair. They can be secreted by neighboring cells, distant tissues and glands or even tumor cells themselves. ये भी ग्रोथ फैक्टर्स हैं जो कि नॉर्मली सेल ग्रोथ के लिए या सेल के मैच्योरेशन के लिए, डिफरेंशिएशन के लिए या सेल सर्वाइवल के लिए या टिश्यूज़ की रिपेयरिंग, कहीं चोट लग जाती है तो रिपेयरिंग के लिए ये ग्रोथ फैक्टर्स की आवश्यकता होती है। तो ये ग्रोथ फैक्टर्स एक तरीके के साइटोकाइंस ही होते हैं। ये भी ऑटोक्राइन, पैराक्राइन या एंडोक्राइन तरीके से, जैसे कि साइटोकाइंस करते हैं, उसी मोड पे ये भी काम करते हैं। थैंक यू।